Hello friends, welcome you all. We were discussing only IAS इकोनॉमी रिवीजन सीरीज और अब तक हम लोगों ने चैप्टर 14 तक कर लिया है और चैप्टर 15 और चैप्टर 16 काफी आसान टॉपिक है और आसान है बट प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर आपका ये जो चैप्टर 15 है इसका तो आप फोटो कॉपी निकाल के रटना शुरू कर दो क्योंकि इसमें कंसेप्ट नाम की कोई चीज तो है नहीं, तो आराम से इसका फोटो कॉपी निकालो, रटना शुरू कर दो। रोज आप रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि ये आपके जहन में बस जाए और क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे तुरंत आइडेंटिफाई करो, सोचने की जरूरत ना पड़े क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। एक दो क्वेश्चन पिछले बार ही आपका 2021 के एग्जाम को ले लो, 2022 मतलब 2020 का एग्जाम देख लो प्रीलिम्स का, या फिर 19 कोई भी एग्जाम ले लो, प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आपका रिपोर्ट एंड इंडिसेस पर रहते है ना। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए आपको इसको रटना है और कुछ नहीं करना है, इसमें समझने की जरूरत नहीं, रटो बैठ के, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है उसके बारे में देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब हम बात करेंगे तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी 4-5 पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए कि आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, हेडक्वार्टर क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो रिपोर्ट है इनके द्वारा रिलीज होती है तो आपके मन में कंठस्थ रटे होनी चाहिए, जैसे ही पूछा जाए वैसे ही जवाब तैयार होना चाहिए। तो क्या क्या रिपोर्ट ये पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपकी, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स याद रखना है, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी इन्हीं के द्वारा रिलीज करी जाती है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा रिलीज करी जाती है, एज वेल एज ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, रट लेना है ये। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और जब हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन एक्वायर कर लो, 4-5 लाइन बस, ज्यादा नहीं, कि ये आपका क्या यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है या फिर एनजीओ है या फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर क्या है, क्या इसका आपका ऑब्जेक्टिव है, बस इतनी सारी जानकारी आपको पता रहे तो आराम से आप रिपोर्टेड इंडिसेस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आईईए की बात करें, दैट इज योर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के द्वारा मतलब वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है आपका आईईए। एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी की बात करें तो ये आपका टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये पब्लिश करती है। यूएनसीटीएडी के बारे में भी आपको 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए, यूएन हैबिटेट के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, एंड ये वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट रिलीज करती है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको ही पता है कि आपका स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, और ये आपका 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और भी 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए आईएलओ के बारे में, है ना। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है बेसिकली, जिसमें गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये सब इंगेज होते हैं, है ना, मिलकर पॉलिसीज बनाते हैं। और इनके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज करी जाती है वो है आपका वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। नेक्स्ट इज योर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दैट इज योर यूएनईपी, इनके द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, रट लेने आपका, ठीक है। एंड ये याद रखना है, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स बोला जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और जब आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट बोला जाए तो यूएनईपी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके कुछ बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनके द्वारा आपका वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये पब्लिश करी जाती है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, विपो, दैट इज योर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट पब्लिश करता है। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, याद रखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज करी जाती है, एफएओ के द्वारा नहीं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के बारे में आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, 2-3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए इसके बारे में क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, और इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करी जाती है। नेक्स्ट जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स रिलीज करी जाती है। एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इनके द्वारा द एनर्जी एंड लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये दोनों रिलीज करी जाती है। याद रखना है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसका है, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, एंड एनर्जी रिपोर्ट बेसिक है। एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, इनके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज करी जाती है। इनके कुछ पैरामीटर्स जो
है वो भी आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो भी इस पैम्पलेट में डिटेल से रिपोर्ट का एनालिसिस किया था, 2-3 रिपोर्ट थे, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, यूनाइटेड नेशन, और फिर आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ऐसे ही 2-4 इंडेक्सेस को डिटेल से डिस्कस किया गया था। उसके पैरामीटर्स आपको याद रखने चाहिए। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO ये रिलीज करता है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को, एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इनके द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट रिलीज करी जाती है। नाउ यूनेस्को दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्लस जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये दोनों रिलीज करी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एंड ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट ये दोनों रिलीज करी जाती है। WHO की बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट रिलीज करी जाती है इनके द्वारा। एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की बात करें तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट रिलीज किया जाता है BIS के द्वारा। एंड FATF की बात करें तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, और FATF की बात करें तो G7 का इनिशिएटिव था, आपको ही पता है ना। और FATF का हेडक्वार्टर क्या है, OECD हेडक्वार्टर जो आपका पेरिस में है, वहीं पे इसका आपका FATF का भी हेडक्वार्टर दिया गया है। और इसके द्वारा ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट आपका रिलीज किया जाता है। IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है तो रेमिटेंस रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। और जैसा कि मैंने बोला था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्या पैरामीटर है, 10 पैरामीटर होते हैं जिसके ग्राउंड पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस निकाली जाती है, और ये UPSC प्रीलिम्स 2020 में पूछा भी गया था, है ना। दैट्स वाई कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर्स भी अब याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये जो रिलीज करते हैं ये क्या रिलीज करते हैं, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। नाउ नेक्स्ट इज योर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमी। सबसे पहली बात ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो जब हम बात करते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो ये बेसिकली फेनोमेना होता है जिसमें जो फैशन ट्रेंड्स होते हैं वो अपर क्लासेस जो वो अडॉप्ट करते हैं वो लोअर क्लासेस के तरफ जाने लगता है। ऐसा आप बहुत देखते होंगे। फॉर एग्जांपल जो सेलिब्रिटीज होते हैं, है ना, उनके जो भी फैशन ट्रेंड्स है, जो भी वो पहनते हैं पहनावे, उनकी एक प्रकार से कॉपी करी जाती है और अल्टीमेटली वो धीरे धीरे आपके लोअर क्लासेस में स्प्रेड होने लगते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। And similarly, it may also refer कि how new consumer products when first introduced into the market are especially costly। आपको ही पता है कि जब भी कोई नया कंज्यूमर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई नई मोबाइल ही लॉन्च कर दी गई, है ना, कोई नया टेक्नोलॉजी ही लॉन्च कर दिया गया, और जब वो पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो वो कॉस्टली होता है, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली वेल्दी कैटेगरी ऑफ पीपल के द्वारा अफोर्डेबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट पुराने होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, उसकी प्राइस में कमी आती है, तो प्राइस में जब कमी आने लगती है तो ये धीरे धीरे मोर एंड मोर पीपल के पास पहुंचने लगते हैं, जनरल पब्लिक के पास पहुंचने लगते हैं। और अल्टीमेटली ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, इसी को तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी कहते हैं ना। और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत सारे टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री में भी जब आपका मैकुले कमिटी है, इसके रिकमेंडेशन क्या थे कि सर्टेन ग्रुप को एजुकेशन दे दिया जाए, और अल्टीमेटली वो फिर आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट के माध्यम से वो एजुकेशन जनरल पब्लिक के पास पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये टर्म हर जगह यूज किए जाते हैं, तो इकोनॉमी के सेक्टर में भी यूज की जाती है ना। तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है is a phenomena where an advertisement is rapidly disseminated by word of mouth और viral marketing। तो ये भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट का तरीका हो सकता है ना। फिएट मनी की बात करते हैं तो फिएट मनी वो मनी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑथराइज्ड गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू करी जाती है, या फिर वो आपका सेंट्रल बैंक के द्वारा इश्यू किया जाता है ना। तो कोई भी मनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा इश्यू करी जाती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा नोटिफाई करी जाती है, तो उनको फिएट मनी कहते हैं। और कमोडिटी मनी से ये डिफरेंट होता है, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। जैसे आप जो करेंसी अभी यूज करते हो 100 के नोट्स, तो इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं है, ये तो कागज का टुकड़ा ही है ना। तो इसके कोई इंट्रिंसिक वैल्यू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के इंट्रिंसिक वैल्यू होते हैं, आपको पता है, पेपर करेंसी ले लो, मेटल कॉइन्स ले लो, ये सब एग्जांपल है फिएट मनी के। और मॉडर्न इकोनॉमी या करंट फेज में इट मेनली एग्जिस्ट एज डाटा सच एज बैंक बैलेंस एंड रिपोर्ट्स ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड परचेज। सिंपली आपको याद रखना है कि फिएट मनी आपका वो मनी होती है जो एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा इश्यू करी जाती है, नोटिफाई करी जाती है, उसे फिएट मनी कहते हैं। नाउ वी हैव द परचेजिंग पावर पैरिटी।
तो परचेजिंग पावर पैरिटी ये वन ऑफ द पॉपुलर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कह सकते हो, जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी किसी देश की उसको मेजर करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करता है बिटवीन द कंट्रीज, तो वो आपका परचेजिंग पावर पैरिटी हो जाता है। तो ये इकोनॉमिक थ्योरी है जो कंपेयर करता है डिफरेंट कंट्री के करेंसी को, है ना। फॉर एग्जांपल इंडिया की करेंसी वर्सेस यूएस की करेंसी, और ये कंपैरिजन नॉमिनल एक्सचेंज रेट वाले माध्यम से नहीं होता है, बल्कि एक बास्केट ऑफ गुड्स ले लिया जाता है और उसका वैल्यू मापा जाएगा कि इंडिया में अगर ये गुड्स अवेलेबल होती हैं तो कितने प्राइस में अवेलेबल होती हैं, और जब ये अमेरिका में सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स यूएस में अवेलेबल होती है तो कितने प्राइस में अवेलेबल होती है, एंड बेस्ड ऑन द रिलेटिव कंपैरिजन उस हिसाब से ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो निकाली जाती है ना। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दो करेंसी यानी कि लेट्स से इंडिया की करेंसी वर्सेस यूएस की करेंसी वो इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, है ना, जिसको करेंसी बीइंग एट पार भी कहा जा सकता है, जब जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं यानी कि जो भी गुड्स जिसकी प्राइस कंपैरिजन करनी है और दोनों की जो बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइस से निकल कर आती है वो दोनों देशों में सेम नजर आएंगी, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द एक्सचेंज रेट्स। प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात करें तो ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है किसी कंपनी की होती है जिसमें आपका एम ऑब्जेक्टिव इसका मेनली क्या होता है कि जो इनके राइवल्स हैं उसको हार्म पहुंचाया जाए या फिर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाए। और प्राइस कटिंग के माध्यम से फर्स्टली जो राइवल्स हैं नहीं क्या करेंगे, ये प्राइस को कट कर देंगे अपने प्रोडक्ट के, तो इससे क्या होगा कि जो भी इनके राइवल होंगे वो मार्केट से निकल जाएंगे, बाद में कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। कैसे? मोनोपोलिस्टिक पॉलिसी के माध्यम से, क्योंकि इनके राइवल तो चले गए, अब अकेला यही बचा है, तो अल्टीमेटली जो भी प्राइस डिसाइड करेंगे सब कंज्यूमर को तो लेना पड़ेगा। ये आपका प्रेडेटरी प्राइसिंग हो गया, है ना, जिसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हार्मिंग द राइवल और एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर। नेक्स्ट इज योर बेवरेज कर्व या फिर यूवी कर्व। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो रिलेशनशिप शोकेज करता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब वैकेंसी रेट, एंड जो नंबर ऑफ अनफिल्ड जॉब्स है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं एज ए प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स, और इसमें टिपिकली वैकेंसीज होती है वर्टिकल एक्सिस पर, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर वैकेंसीज रिप्रेजेंट करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट कराया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नलिटीज। तो एक्सटर्नलिटीज की बात करें तो एक्सटर्नलिटीज बेनिफिट हो सकती हैं या फिर हार्म हो सकती हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को झेलना पड़ता है या फिर कंपनी को झेलना पड़ता है या कोई अदर एंटिटी को फेस करना पड़ता है। और ये कारण क्या हो सकता है इसका? ये कारण कुछ भी हो सकते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फॉर्म कर रहा है उसके कारण एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा होगा या फिर हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा होगा और इसके कॉस्ट उस कंपनी के द्वारा बियर नहीं करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ग्रीन हाउस गैस रिलीज कर रही है कंपनी, तो वो आपका निगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए वो कुछ पे नहीं कर रहे हैं, है ना, लीगली नॉट बाइंडेड टू पे। तो वो होता है आपका एक्सटर्नलिटी, है ना, जिसके कारण कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती है तो या तो पॉजिटिव इंपैक्ट अगर क्रिएट होती है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होती है तो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज, है ना। अगर कोई बेनिफिट काउज कर रहा है या फिर गुड काउज कर रहा है तो आपका गुड एक्सटर्नलिटीज हो गया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया, है ना। बट इसमें पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं करा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट को हार्म भी पहुंचा रही है कंपनी बाय रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, तो कोई भी जिम्मेदारी लायबिलिटी नहीं होती है कंपनी की, है ना। एंड इफ समवन इज इन्फ्लिक्टिंग हार्म और बैड एक्सटर्नलिटी टू अनदर, द फॉर्मर डज नॉट कंपनसेट द लाटर। वही बात हो गई। नाउ वी हैव द डबल कंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो डबल कंसिडेंस ऑफ बॉन्ड आपको पता है बार्टर सिस्टम में मैंडेटरी प्रोविजन होता है जिसमें जो भी व्यक्ति ट्रांजेक्शन करेंगे, है ना, दोनों का डिमांड आपके मीट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल ए है और बी है, दोनों के बीच में ए को टमाटर की रिक्वायर्ड है और बी को बेसिकली वीट की रिक्वायर्ड है, लेट्स से, है ना। तो अल्टीमेटली ये डबल कंसिडेंस ऑफ बॉन्ड के तहत ए कहने का मतलब ये है कि लेट्स से कि ए जिसको टमाटो की रिक्वायर्ड है, अब बी है जिसको बेसिकली वीट की रिक्वायर्ड है। तो अब ये जिसको टमाटो की रिक्वायर्ड है इसके पास वीट अवेलेबल है, और जिसके पास जिसको वीट की रिक्वायर्ड है उसके पास बेसिकली टमाटो अवेलेबल है। तो क्या करेगा, इसमें आपका डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड हो गया। अब ये क्या करेगा, वीट जो है वो बी को बेच देगा और बदले में बी जो है इसको टमाटो दे देगा। तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड इसी को कहते हैं, व्हेन द टू इकोनॉमिक एजेंट हैव कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड फॉर ईच अदर सरप्लस प्रोडक्शन। लिक्विडिटी ट्रैप की बात करें तो लिक्विडिटी ट्रैप आपका एक ऐसी स्थिति होती है जो डिस्क्राइब किए जाते हैं केन्सियन इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा गिर जाता है एक सर्टेन लेवल के बाद कि लोग जो है वो एब्सोल्यूट करेंसी में अपने पैसे को रखना चाहते हैं, ना। एंड
लिक्विडिटी ट्रैप में होगा क्या कि जो लोग होंगे वो कैश में अपने करेंसी को रखना चाहेंगे रेदर की होल्डिंग सिक्योरिटीज लाइक आपका जो बॉन्ड हो गए है ना, डेप्ट हो गए, इन सब में वो पैसे नहीं रखना चाहेंगे, ना ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट इतना ज्यादा कम है कि उसमें इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। दैट्स वाई ऐसी स्थिति को लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। नाम से पता चल गया लिक्विडिटी ट्रैप हो गई, है ना, यानी कि लोग जो हैं वो पैसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रखना एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इनटू द बॉन्ड्स और द डेब्ट। कैपिटल फ्लाइट की बात करें तो कैपिटल फ्लाइट एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी नहीं, बेसिकली प्रोसेस होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसमें इन्वेस्टर्स जो होंगे, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे डोमेस्टिक रेसिडेंट हो, अपने फाइनेंशियल कैपिटल को विद्रॉ करने लगते हैं फ्रॉम ए कंट्री बिकॉज ऑफ द नॉन फेवरेबल चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर पॉलिटिकल कंडीशन सही नहीं है, या फिर अदर फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। और कंसिक्वेंस ऑफ दिस कैपिटल फ्लाइट क्या हो सकते हैं? तो रियल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ड्रामेटिक डेप्रिसिएशन हो सकता है एक्सचेंज रेट में। क्यों? क्योंकि करेंसी को जब एक्सचेंज किया जाएगा, जब ये कैपिटल फ्लाइट होंगे टू द अदर नेशन, तो जाहिर सी बात है एक्सचेंज करी जाएंगी रुपी के साथ, और रुपी के साथ जब एक्सचेंज करी जाएंगी तो रुपी की भरमार हो जाएगी, तो वैल्यू कहीं ना कहीं रुपी की डाउनग्रेड हो जाएंगी, है ना। एंड साथ ही साथ क्रेडिट कंडीशन टाइटनिंग हो जाएंगी, लोन लेने मुश्किल पड़ जाएंगे। डेवलपिंग कंट्रीज आर मोस्ट वल्नरेबल टू द कैपिटल फ्लाइट। एवरग्रीनिंग की बात करते हैं तो एवरग्रीनिंग कोई भी आपका वेरियस लीगल, बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजी हो सकता है बाय विच जो प्रोड्यूसर होंगे अपने पैटेंट को, जो उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने कराए हैं, उसको वो एक्सटेंड करने का प्रयास करते हैं जो एक्सपायर होने वाले होते हैं। और क्यों इसको एक्सटेंड करते हैं? सो दैट जो भी रॉयल्टी जिनको मिल रही है बिकॉज ऑफ द पेटेंटेड प्रोडक्ट वो मिलती रहे। और कैसे वो तरीके अपना सकते हैं एवरग्रीनिंग के? तो या तो ये नए पैटेंट्स जो इश्यू करेंगे उसको वो आने ही नहीं देंगे, है ना, या फिर जो भी इनके कंपटीटर्स होंगे उनको अलाउ नहीं करेंगे पैसे खिला के। लॉबिंग सब तरीका होता है बहुत सारे, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स दैट वुड नॉर्मली बी परमिशेबल अंडर द लॉ। तो वही बात हो गई आपका। एवरग्रीनिंग का मतलब ये हो गया कि जो भी पेटेंट है किसी भी प्रोडक्ट का, तो जो पेटेंटी है उसको वो कंटिन्यू रखना चाहता है वेरियस मेथोडोलॉजी के माध्यम से। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं और मकसद क्या होता है? सो दैट इनको रेवेन्यू रॉयल्टी मिलती रहे लंबे समय तक। एंड हेलीकॉप्टर मनी की बात करें तो हेलीकॉप्टर मनी आपका प्रपोज्ड अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी होगा, जिसमें सजेस्ट किए जाते हैं कि भाई साहब अगर आपको लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति से निपटना है तो आप क्या करो, हेलीकॉप्टर से पैसे पूरे सबके अकाउंट में डाल दो, है ना, सो दैट इतनी ज्यादा पैसे सबके पास हो जाएं कि जो इकोनॉमिक रिसेशन का पीरियड चल रहा है वो इकोनॉमिक रिसेशन का पीरियड खत्म हो जाए। कहने का मतलब यूं है कि ह्यूज लिक्विडिटी इन्फ्यूज करो इकोनॉमी में, है ना, चाहे वो स्कीम के माध्यम से हो चाहे वो आपका कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, सो दैट रिसेशन की स्थिति को निपटा जा सके। नेक्स्ट इज योर करेंसी वॉर। तो करेंसी वॉर की बात करें तो इसको कॉम्पिटिटिव रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, और ये कंडीशन होता है इंटरनेशनल अफेयर्स में जहां पर कंट्रीज ये ट्रेड एडवांटेज गेन करना चाहती है ओवर द अदर कंपनीज बाय काउजिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ देयर करेंसी, है ना, उनको फॉल करवा देती है इन रिलेशन टू द अदर करेंसीज। क्यों फॉल करवाती है? सो दैट एक्सपोर्ट उनके बूस्ट हो सके। मैंने आपको बताया था जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाता है ना। तो चाइना काफी ज्यादा ये तरीका अपनाता है, वो अपने करेंसी को एप्रिशिएट होने नहीं देता है, और जिसके कारण उनके एक्सपोर्ट सस्ते रहते हैं और भारी मात्रा में जो फॉरेन ट्रेडर्स है वो उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, और चाइना को बेनिफिट होता है। ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स आज चाइना के पास है ना। तो ये हमने पूरी इकोनॉमी की सीरीज डिस्कस कर ली है और होप आप लोगों को पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको ज्योग्राफी की सीरीज मिलने लगेगी, और कुछ टाइम लग सकता है लेकिन आपको ज्योग्राफी की सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी। और फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच।